फास्ट फूड किडनी को कितना अफेक्ट करता है 18 ईयर्स की एज तक, उनको कितना लेना चाहिए और कितना अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसको कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं है। स्टोन जो है वो इसलिए बनते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पदार्थ या मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अगर किडनी में लेवल बढ़ जाए तो वो यूरिन में भी बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन किडनी से ही बन के आती है। तो जब किडनी उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सुपर सैचुरेट हो जाए तो वो यूरिन में उन मॉलिक्यूल्स को छोड़ने लगती है, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे 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 कलेक्ट होके 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 लेयर बाय लेयर होके किडनी स्टोन बनाते हैं। इसके प्रिकॉशन क्या है सर? प्रिकॉशन मतलब स्टोन ना हो या स्टोन होने के बाद क्या प्रिकॉशन? दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक। See, I was going through one of your articles that you published about bedwetting in children. What exactly it is? तो बेडवेटिंग मतलब रात को अनजाने में गहरी नींद में सुसु निकल जाना। बेडवेटिंग बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन बेडवेटिंग एक छुपी हुई बीमारी है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते। और मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5 साल की आयु का हो गया है, उसको बेडवेटिंग नहीं करना चाहिए। कारण क्या होते हैं सर बेडवेटिंग के? कारण ऐसा है कि तो untreated bedwetting gives rise to psychological issues. Psychological issues don't give rise to bedwetting. What are the daily habits that we should consider and not consider so that kidney की problems ना हो? Almost every allopathic medicine has some or the other side effect. तो इसका अफेक्ट किडनी पे किस तरीके से होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये एपिसोड हमारे पिछले कन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन है विद डॉक्टर सोमिल गौड़, जो एक एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया बच्चों में होने वाले कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। इस पार्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि बेडवेटिंग के रियल रीजंस, बच्चों में किडनी स्टोन्स और मेडिसिन से रिलेटेड कॉमन मिथ्स। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पर भी मिल जाएगा। और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर्स हैव टू वर्क ऑन संडेज एज वेल, डजंट मैटर कि छुट्टी है या नहीं है, डॉक्टर्स आर वर्किंग। दो किडनी ही क्यों है? मतलब एक किडनी भी तो काम वही कर रही है ना। प्रकृति से बनाने की भूल हो गई और वो एक किडनी बनाना भूल गई प्रकृति आपकी। लेकिन अगर दूसरी किडनी को पूरी क्षमता दी है और सक्षम है तो ऐसा मनुष्य पूरी 100 साल की जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। एक्चुअली में एडल्ट किडनी बच्चों को दी जा सकती है। कोई भी बच्चा जो 2 साल से ज्यादा की आयु का हो, कितना परसेंटेज चांसेस है दैट द पेशेंट विल डाई बिकॉज उसको डोनर नहीं मिला सही। ऑर्गन डोनेट करना है, बट कहाँ डोनेट करें? बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम ये बहुत कम सुना है। आपने डिजीज के बारे में बात की, कई सारे किडनी रिलेटेड डिजीज के बारे में बात की, जिनमें से एक है किडनी स्टोन, जो बहुत कॉमन है। जिनमें से एक है किडनी स्टोन जो बहुत कॉमन है। तो आप बताइए कि क्या होता है किडनी स्टोन? किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो जिनको पथरी कहते हैं, वो किडनी के अंदर बनते हैं, वो बाहर से नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि कुछ गलतफहमी कई बार रहती है लोगों के कि कुछ स्टोन खा लिए तो आ गए या कुछ खा लिया इधर उधर से, तो ऐसा नहीं। स्टोन जो है वो इसीलिए बनते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पदार्थ या मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अगर किडनी में लेवल बढ़ जाए तो वो यूरिन में भी बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिन किडनी से ही बन के आती है। तो जब किडनी उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से सुपर सैचुरेट हो जाए तो वो यूरिन में उन मॉलिक्यूल्स को छोड़ने लगती है, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे 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 कलेक्ट होके 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 लेयर बाय लेयर होके किडनी स्टोन बनाने लगते हैं। तो पहले वो बारीक पाउडर की तरह बनते हैं, फिर और लेयर बनती है, फिर वो पाउडर से कुछ मिलीमीटर होके 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 2 या 3 मिलीमीटर तक के स्टोन्स किडनी में बन सकते हैं। उससे बड़े बनते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि किडनी खुद ही 8, 9, 10 सेंटीमीटर की होती है। तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा स्टोन यूजुअली नहीं होते, क्योंकि जगह ही नहीं है उसकी जगह। तो जो स्टोन्स हैं वो बनते जब बनते हैं तो वो बनते इसीलिए हैं क्योंकि हमारी टेंडेंसी है इंटरनली स्टोन बनाने की, जिस मनुष्य की है। तो स्टोन जो होते हैं वो 5 या 6 पदार्थों के बने होते हैं। ऑक्सलेट, सिट्रेट,
यूरिक एसिड, सिस्टीन, इस तरह के 4-5 चीजें होती हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में, तब वो स्टोन्स जो है रूप ले लेती है। और कई बार इसमें योगदान भोजन का भी होता है। तो जिनके अंदर इंटरनल टेंडेंसीज ऐसी हो और वो कुछ ऐसे फूड आइटम्स खा रहे हैं जिसमें वो मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा मौजूद है, तो उनको स्टोन्स ज्यादा बनने लगेंगे। जैसे किसी के अंदर मान लीजिए यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा है यूरिन में, और फिर वो नॉनवेज ज्यादा खाने लगे, क्योंकि नॉनवेज में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो यानी आपकी पहले ही इंटरनल टेंडेंसी है, ऊपर से आपने यूरिक एसिड ज्यादा खा लिया तो यूरिक एसिड स्टोन्स बन गए। ऐसे ही किसी के मान लीजिए ऑक्सलेट स्टोन्स बनाने की टेंडेंसी है, तो आपने ऑक्सलेट रिच ज्यादा खाना खा लिया। जैसे ऑक्सलेट किस में है? नट्स में बहुत है, काजू बादाम किशमिश में। तो ड्राई फ्रूट्स में है, नट्स में। और ऐसा हुआ है कई बार कि पेरेंट्स आए जिनके बच्चों को किडनी स्टोन्स थे, हमने जब उनकी हिस्ट्री ली, उनसे पूछा उनके खान पीन का, तो बता रहे हैं कि रोज 10-15 काजू खिलाए जा रहे हैं, फिर बादाम खिलाए जा रहे हैं, पिस्ते खिलाए जा रहे हैं। और काजू बादाम पिस्ता खिलाना मतलब एक मैंडेट है आज के जमाने में Yep. बच्चों के लिए, राइट जी। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये है कि इसी से शरीर बढ़ता है, और दूसरा है कि ये समृद्धि भी दिखाता है लोगों को आजकल कि खा रहे हैं। तो लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी है। तो तो सो पालक जो होती है वो काफी रिच इन ऑक्सलेट होते हैं, बीन्स जो है वो रिच इन ऑक्सलेट है। तो अनजाने में मान लीजिए कोई मनुष्य है जिसकी इंटरनल टेंडेंसी है टू कीप हाई ऑक्सलेट लेवल्स इन द यूरिन, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो इस तरह के खाना खा ले, तो फिर वही इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब आपने आग में घी डाल दिया। तो ये कॉम्बिनेशन है डाइट का एंड योर आपकी इंटरनल टेंडेंसीज का, इसलिए स्टोर्स कैसे पता चलेगा कि मेरी टेंडेंसी है कि मैं ऑक्सलेट ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ, या फिर जो अदर टर्म्स आपने बोला? बाहर से बिल्कुल नहीं पता चलेगा, टेस्ट करके ही पता चलेगा, यूरिन के टेस्ट। लेकिन हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। तो रूल ये कहता है कि अगर आपको पता चले, कभी स्कैन हुआ हो किसी भी रीजन से कि आपको किडनी स्टोन है, स्टोन स्कैन में ही पता चलेंगे आपको, अल्ट्रासाउंड। हम्म, तो अनजाने में बहुत लोगों को पता चलता है, गए थे किसी और रीजन से कराने, पेट दर्द हुआ था और गए और देखा कि स्टोन है, राइट। कोई लीवर के डॉक्टर साहब ने बोला जाके लीवर का अल्ट्रासाउंड कराइए, तो स्कैन में क्योंकि सारे अंग देखे जाते हैं, तो देखा किडनी में भी स्टोन मिल गया। तो स्टोन्स जो हैं वो इंसिडेंटली भी डिटेक्टेड होते हैं, और कई बार स्टोन खुद भी डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि जब स्टोन का दर्द होता है तो भयंकर होता है। भयंकर मतलब भयंकर, राइट। आदमी जो है अच्छा खासा बलिष्ठ मनुष्य गिर जाता है नीचे, इतना जोर से होता है। तो उस रीजन से उसको पता चले कि जब दर्द हुआ और पता लगा स्टोन, तब आपको वो टेंडेंसी चेक होगी इन द यूरिन टेस्ट। दूसरा केस सिनेरियो ये है कि मान लीजिए किसी के परिवार में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, मान लीजिए दादाजी को स्टोन था, बच्चे के पिताजी को भी स्टोन है, 2 जनरेशन को है। तो जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री है तो सक्सेसिव जनरेशन में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो छोटे छोटे बच्चे जिनको हम देखते हैं, जिनको स्टोन पकड़ में आता है, तो उनके फैमिली हिस्ट्री बहुत मिलती है। और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री से तो क्या होता है, सर्वेलेंस में मिल जाता है। यानी बच्चे को लक्षण नहीं है, लेकिन सर्वेलेंस में चेक होकर पकड़ लिया। एंड इसके प्रिकॉशन क्या है फिर सर? प्रिकॉशन मतलब स्टोन ना हो या स्टोन होने के बाद क्या प्रिकॉशन है? दो क्वेश्चन है, आपका दो क्या दो क्वेश्चन, एक के बाद एक। है? अच्छा, मतलब ठीक है। तो स्टोन ना हो इसके लिए पानी एडिक्वेटली पिए, ना कम पिए। कम तो पीना ही सवाल ही नहीं है, एडिक्वेटली जो ऑप्टिमल ड्रिंकिंग है जो हम जिक्र कर रहे थे, वो ऑप्टिमल। काफी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लो सॉल्ट डाइट। तो रिसर्च ने प्रूव किया, जब हम ज्यादा सोडियम रिच डाइट लेते हैं तो वो हमारी यूरिन में कैल्शियम का स्तर बढ़ा देती है। और हाई कैल्शियम अगर यूरिन में आएगा, हम ले रहे हैं सॉल्ट, सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड,
लेकिन ज्यादा सोडियम क्लोराइड के इंटेक से यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है। अगर वो बढ़ जाए तो भी स्टोन बन जाता है। तो सबके लिए अच्छा है लो सॉल्ट डाइट लेना, राइट। और एक एडिक्वेट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर करिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो जान लीजिए कि थोड़ा सा ये नट्स वगैरह जरूरत से ज्यादा ना खाएं। एक दो खा लें, कोई चार खा लें, वो ठीक है। लेकिन एकदम रूल की तरह जब लोग खाने लगते हैं और खूब सारे बंच में ले लेके खाते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके। एंड होने के बाद क्या प्रिकॉशंस रहने चाहिए? हाँ, पार्ट बी ठीक है। अब हो गया अगर, तो होने के बाद वाटर ड्रिंकिंग तो थोड़ी सी बढ़ेगी आपकी। वो इसीलिए बिकॉज दे कॉल इट एज अ हाइड्रोथेरेपी। तो जैसे मान लीजिए स्टोन हो गया और अभी वो छोटा सा है, तो आपके ज्यादा पानी पीने से वो फ्लश आउट हो सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी। और फिर ऐसे लोगों को तो लो सॉल्ट डाइट लेना ही लेना, जिनको स्टोन हो गया। और तीसरा, आपके स्टोन की जो संरचना थी, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन था, जैसा हमने जिक्र किया, ऑक्सलेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन या यूरिक एसिड स्टोन, किस टाइप का स्टोन है, तो डाइट को उस हिसाब से मॉडिफाई करना, वो प्रिकॉशन है। तो आपको ऑक्सलेट स्टोन आया तो लो ऑक्सलेट डाइट है, उसका हम प्रिंट आउट देते हैं पूरा कि ये खाना है, ये नहीं खाना। यूरिक एसिड स्टोन, ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे। ओके। तो ये प्रिकॉशन। और एक और ये रहता है कि किडनी स्टोन किसी किसी को हुआ, उसका वो ठीक हो गया, आफ्टर सर्टेन ईयर्स वो फिर से होने लग गया। हाँ, तो बिल्कुल सही बात। उसके क्या कारण है? देखिए, अगर ऑपरेशन के थ्रू और मेडिकेशन के थ्रू अगर वो ठीक हो गया तो फिर वापस क्यों हो रहा है वो? ये होता है क्योंकि देखिए इसका रीजन वही है जैसा अभी बताया आपको, जेनेटिक टेंडेंसी एंड द डाइटरी इश्यूज। तो आपने क्या किया, स्टोन हुआ, फंस गया जाके, आप गए यूरोलॉजिस्ट से मिले, यूरोलॉजिस्ट जो सर्जन होते हैं, उन्होंने आपका ऑपरेशन करके निकाल दिया स्टोन। स्टोन तो निकल गया, लेकिन स्टोन इनिबिशन का प्लान नहीं हुआ ना। सो टू पार्ट्स है, एक है स्टोन एक्सट्रैक्शन, स्टोन निकाल दिया, बट पैरेलली आपको जिंदगी भर स्टोन इनिबिटर प्लान पे भी तो रहना पड़ेगा ना। तो इट इज जस्ट लाइक, वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रूट कॉज एनालिसिस, RCA, राइट, करेक्ट। तो रूट कॉज एनालिसिस करके हमें ये पता लगा लेना है कि स्टोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट। ओके। अगर हम वो प्रिकॉशन नहीं लें, राइट, अब मान लीजिए किसी का ऑक्सलेट स्टोन था, आपने स्टोन निकल गया, लेकिन आप फिर भी ड्राई फ्रूट्स खाते रहे, आप चाय कॉफी ज्यादा पीते रहे जिसके अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं, आपने चॉकलेट्स ज्यादा खाई जो बहुत रिच होता है ऑक्सलेट्स में, तो 2-3 साल में फिर नए स्टोन बन जाएंगे। तो गलती यहाँ पर होती है। तो लोग क्या होता है, एक स्टोन निकला, आप बेफिक्र हो गए, लेकिन फिर वो वापस आएगा। वापस आ तो जाता है। वी हैव टू लिव विद दैट, एंड रूट कॉज एनालिसिस बड़ा जरूरी है इसके लिए। Yeah, right. And on that, like what Ankit just now mentioned, like what he asked, like how we will get to know, like okay, we have this kind of body, so we should not eat these particular things, which can like help in kidney stones and all. So here I have one thought, like Indians and the entire family, like we have this from our past, that we won't consult a doctor until it is needed, not only just needed, very much needed. Like if you have some small problems, they try to fix it in their home itself. So we do not have this tendency of consulting a doctor for no reason. That we should do. The optimal way to live is to do your full body checkup every year. That is what I heard. So that if you have any kind of problems or it might happen in the future, you will get to know about it. So this is something that that does not have in India in general. Valid, very valid. So this is known as preventive medicine. So there is a subject in our MBBS, we call it as social and preventive medicine. Okay. करेक्ट, जैसा आपने सब्जेक्ट सुने हैं, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, सर्जरी, सब सुनते हैं, राइट, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ऐसे एक सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। उस सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि
how to prevent the diseases. अब वो मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ाया जाता है, हम लोग तो पढ़ते हैं, हमें पता है कि हाउ टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द डिजीजेस. अनफॉर्चुनेटली ये जनता को नहीं पढ़ाया जाता. और आई विश ये सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का छोटा सा एक सब्जेक्ट या 2 चैप्टर हमारे एलिमेंट्री बायोलॉजी की स्कूल की बुक्स में आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल वहां पे चेंज होंगे. अभी हमारे और आपके जो फंडामेंटल हैं उसको कौन देता है? हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स. और True. वो उस जमाने में रहे थे और एक डर रहता था, अरे डॉक्टर के पास जाएंगे 4 बीमारी बता देंगे. करेक्ट? Yes. अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. करेक्ट? हमें कोई शौक नहीं पड़ रहा 4 बीमारी बताने का. अब आपके शरीर में है और साइंस उसको अगर आइडेंटिफाई कर रही है तो कैसे ना बताएं. वी आर एथिकली बाउंड टू टेल यू कि हमारा धर्म है आपको बताना. लेकिन बता दें तो डॉक्टर के पास जाएंगे 4 बीमारी बता देंगे. ये क्या बात हुई? राइट? अब आप अगर दूरबीन लेके यूनिवर्स में देख रहे हैं और आपको 4 एस्ट्रॉइड दिख गए जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो आप छुपा लोगे उसको कि अरे दूरबीन निकाली तो एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करने वाला है, अर्थ ही खत्म हो जाएगी. अरे वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड डील विद इट. है कि नहीं? हाँ? तो उसको उसको विचार बदलना है. सो दिस इज प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड दैट इज, अगर आपके माध्यम से किसी भी माध्यम से हमारी आवाज आगे तक पहुंचे, हमारे जो थिंक टैंक है हेल्थ मिनिस्ट्री में या कहीं पर भी जो हमारी पॉलिसीज लिखते हैं या जो एजुकेशन लिखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू हैव द एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन. हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ाते स्कूल में. करेक्ट? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बायोलॉजी. और अगर वो हम अभी से डालने लगे इन बच्चों में, तो जो हमारे आने वाली नस्ल है वो फिर ऐसे सोचेगी और वो आगे से कहेगी, देखो हेडेक हो रहा है, बाम लगा के उसको मत छोड़ो. 1 दिन हुआ कोई बात नहीं, 6 दिन हो गए हेडेक को, प्लीज गो एड्रेस इट, गो टू द डॉक्टर, गेट इट इवैल्यूएटेड. इट कैन बी हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन बी अ माइग्रेन, इट कैन बी एनीथिंग इन द ब्रेन. है कि नहीं? Right. Yeah, on that study वाला part, मुझे पर्सनली बिलीव, व्हाट आई बिलीव इज कि गवर्नमेंट फोकस तो करती है लेकिन इतना फोकस नहीं करती हमारी पढ़ाई के ऊपर, जो कि उसे बहुत करना चाहिए. क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें, नॉट ओनली इन मेडिकल, इन एवरी फील्ड, इन एवरी सब्जेक्ट, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कि मिसिंग है. और वो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे अचानक से मिसिंग होने लगे, वो काफी टाइम से मिसिंग है. यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर स्टडी मटेरियल, अदरवाइज बच्चों तक वो सही नॉलेज पहुंचेगी नहीं. ना तो बच्चों तक पहुंचेगी, ना तो उनके आगे पहुंचने वाली है. तो फिर इन्फ्लुएंस कौन करेगा? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. सो बहुत बड़ा इशू है. वहां पे फोकस करना जरूरी है. दैट इज व्हाट आई थिंक. ओके, on that, actually I was going through one of your articles that you published about bedwetting of children's, in like about bedwetting in children. So would you like to share something about it, like what exactly it is? तो बेड वेटिंग मतलब रात को अनजाने में गहरी नींद में सुसु निकल जाना. बच्चा सोया हुआ है और सुसु निकल जाती है, उसको हम बेड वेटिंग कहते हैं. बेड वेटिंग बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है. लेकिन बेड वेटिंग एक छुपी हुई बीमारी है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते और जिसको लोग अम, समझते भी नहीं है. और कई बार सोसाइटी में उसको बीमारी भी नहीं समझा जाता, उसको जीने का तरीका ही समझ लिया जाता है. मान लीजिए कोई बच्चा है, शुक्र है कि बेड वेटिंग बच्चों में ही होती है, बड़ों में नहीं होती. और मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5 साल की आयु का हो गया है, उसको बेड वेटिंग नहीं करना चाहिए. यानी रात के 5 इयर्स के बाद हर बच्चे की नाइट जो है पूरी ड्राई होनी चाहिए. हमारे भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बड़े बड़े हैं, 10th स्टैंडर्ड में है, 5th स्टैंडर्ड में है. 5 इयर्स के बाद जब दोनों 5 साल के हुए, पूरे ड्राई हो गए. ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं हो पाते. दे कीप लीकिंग द यूरिन व्हेन दे आर इन डीप स्लीप, once, twice, even twice. और कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, वो यही सोचते हैं अच्छा इस साल नहीं अगले साल ठीक हो जाएगा, नहीं अगले साल ठीक हो जाएगा.
ऐसा चलता रहता है और इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। कल एक बच्ची आई हॉस्पिटल में हमको दिखाने के लिए, 14.5 साल की बच्ची है, 14.5 years, 9th स्टैंडर्ड में आ गई है, बेड वेटिंग हो रही है। इतनी बड़ी बच्ची शर्मा के रोज रात को डायपर लगा के सो रही है, पीरियड शुरू हो गए हैं उनके, सब समझती है, समझदार है, लेकिन बेड वेटिंग हो रही है। पहली बार पेरेंट्स आए मिलने, हमने पूछा इतनी देर क्यों हुई? कह रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं है किससे मिलना है, हमें यही नहीं पता है कि ये बीमारी है का कहीं इलाज भी हो सकता है। तो बहुत अवेयरनेस की कमी है और बच्चे बेचारे चुपचाप सहमे हुए से रात में डरे रहते हैं कि कब निकल जाएगी सुसु। उससे नींद स्पेक्ट्रम भी बहुत इफेक्ट बड़ा है होती है। इसका। बिल्कुल, नींद भी अफेक्ट होती है बच्चे की, क्योंकि जब सुसु निकल जाती है तो पूरा बेड गीला हो जाता है, तो बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, पूरी नींद टूट जाती है। फिर अगले दिन सुबह क्लास में झपकियां आती है, नींद आती है, क्योंकि रात में नींद टूट गई। और इसका एक ज्यादा असर माँ बाप पे पड़ता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो भी पूरी रात नहीं सो पाते। कई बार माँ बाप 2-2, 3-3 अलार्म लगा लगा के उठते हैं। हमारे ओपीडी में ऐसे ऐसे माँ बाप आए जिन्होंने बोला है कि सर हमको नींद चाहिए, बच्चा 11-12 साल का हो गया, अभी भी बेड वेटिंग कर रहा है, सोए नहीं है। कभी एक एक माँ 12 बजे का अलार्म लगाती है, फिर फादर 2 बजे का, फिर माँ 4 बजे का, ऐसे उठा उठा के ले जा रहे हैं। हॉलीडेज जाने में डर लग रहा है कि कहीं हॉलीडेज जाएंगे तो निकल जाएगी, रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कष्ट है, छुपा के रखते हैं क्योंकि इसमें सोशल स्टिग्मा है, समाज में लोगों को पता चल जाएगा तो उपहास होगा, मजाक बनाया जाएगा। बच्चा अपने दोस्तों से छुपा के रखता है, नाइट आउट्स नहीं कर सकते, एक्सकर्जन टूर्स पे जाती है, ट्रिप्स वहां नहीं जा सकते। बहुत बंधी हुई जिंदगी बेचारे जीते सहमे हुए से। तो So, like, after what age parents should start worrying that their kids is dealing with this particular problem? 5 to 6 years, मेडिकल साइंस बहुत क्लियर है। कोई भी बच्चा 5 या 1 साल की ग्रेस और छठा बर्थडे क्रॉस कर ले, और अगर उसकी 6th बर्थडे के बाद भी बेड वेटिंग हो रही है तो वो एड्रेस होना चाहिए। कारण क्या होते हैं सर बेड वेटिंग के? कि बच्चा ब्लैडर स्टोर नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा ब्लैडर उसका, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। बट क्या कारण है इसका? हाँ, तो कारण ऐसा है कि एक तो जैसा आपने सही बोला, अगर हमारा जो ब्लैडर है यानी मूत्रकोश, पेशाब की थैली, अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, यानी बच्चा 5-6 साल का हो गया, आयु के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक हो जानी चाहिए, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जानी चाहिए। तो बच्चा 5-6 साल का हो गया लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है यूरिन को प्रॉपर्ली, तो वो बार-बार यूरिन लीक करता है। तो ऐसा एक रीज़न है, ये ज़्यादा कॉमन रीज़न है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इसी रीज़न के होते हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि कुछ बच्चे रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूरिन बनाते हैं। तो फंडामेंटल ये है कि हम सब मनुष्यों को रात में कम यूरिन बनाना चाहिए ताकि हम लोग सब पीसफुली सोए। जैसे रात को हमारी हार्ट की हृदय गति, दिल की धड़कन 10-15 बीट स्लो हो जाती है जब हम सो जाते हैं। हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब हम सो जाते हैं। हमारे मांसपेशियां रिलैक्स होकर हाथ पैर एकदम जीरो पोजीशन में सो जाते हैं ऐसे पड़े हुए। ऐसे ही हमारी किडनीज भी थोड़ा सा रात को कम यूरिन बनाती है। कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें क्या होता है, रात में भी किडनी अंदर यूरिन बना रही है और वो एक्स्ट्रा यूरिन सीधे ब्लैडर में गिरता है, ब्लैडर उसको संभाल नहीं पाता और सारी यूरिन छलक छलक के निकल जाती है। तो ये दो कॉमन कॉजेज हैं इसमें। क्या नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गड़बड़ क्या होती है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बच्चा लेजी है, बच्चा बुरा सपना देख रहा है, और ये थ्योरीज ज्यादा चलती है सोसाइटी में। अब कोई बच्चा मान लीजिए 7 के 7 दिन बेड वेट कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो मान लीजिए 14 के 14 दिन भी करेगा और 30 के 30 दिन भी करते हैं बच्चे, वो हर रात करते हैं जिनको होती है कायदे से। तो सवाल सिर्फ इतना ही है पेरेंट्स से, ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो 30 के 30 दिन
उसको बुरे ही सपने आ रहे हैं जिसके कारण बेड वेट हो रही है। किसी एक दिन तो अच्छे सपने भी आए हैं, तो बुरे सपनों से नहीं होता, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने दिन में डांट खाई, टीचर ने स्कोल्ड किया, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम का स्ट्रेस आ गया, ऐसा नहीं। तो साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस इन द डे टाइम विल नॉट गिव राइज टू बेड वेटिंग एट नाइट, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और कई बार अनजाने में ऐसे बच्चों को माँ बाप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, ये सोच के कि ये मनोरोग, मन का रोग है। ऐसा नहीं है। इसकी साइंस के जो दो रीजन थे हमने आपको बताया, वो ज्यादा पड़ेगा। ओके सर, क्योर क्या है? सिर्फ मेडिकेशन ही क्योर है या फिर कोई और तरीका लाइफस्टाइल चेंजेस से भी होता है? लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें काम करते हैं, अराउंड 20 to 30% उनका भी योगदान है। जैसे शाम के बाद 7-8 बजे के बाद जरूरत से ज्यादा पानी या बेवरेजेस ना पीना, सोने से पहले कपल ऑफ टाइम्स सुसु कर लेना, ब्लैडर क्लियर हो जाए। तो ये 2 स्टेप्स हैं फंडामेंटल, लेकिन ये 20-25% हेल्प करेगा, और बाकी का जो 75% रोल है वो छोटी दवाइयां से। तो थोड़ी दवाइयां हैं, उनको 2 सेफ दवाइयां हैं, उनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उनको कुछ 6 से 9 महीने तक देने से धीरे धीरे बच्चे ठीक होंगे। सर अंडरस्टूड, प्रिकॉशन समझ में आ गया, सिम्टम्स समझ में आ गया, बट बेड वेटिंग कोई इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है कि उससे कुछ मेजर इशू हो जाए। अंडरस्टूड कि सोशल स्टिग्मा है और बाकी सब चीज़ें, बट इससे तो लाइफ तो नहीं चल जाएगी, तो कोई क्यों ही इतना इसका इलाज कराए? तो पॉइंट है, देखिए, बिल्कुल बेडवेटिंग से कोई प्राण को खतरा नहीं है, जीवन को खतरा नहीं है, राइट? लेकिन किसको खतरा है वो लोगों को पता नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड को खतरा है। तो जिन बच्चों को बेडवेटिंग ज्यादा उम्र तक रहती है, दे डेवलप लो एस्टीम, they'll develop high levels of frustration in their life, they develop more depressive disorders, यानी वो डिप्रेशन में आ सकते हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन थोड़े ज्यादा रहते हैं, राइट? उनकी लो एस्टीम रहती है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है उनके अंदर फ्यूचर लाइफ के लिए। तो अनट्रीटेड बेडवेटिंग गिव्स राइज टू साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज डोंट गिव राइज टू अनट्रीटेड टू बेडवेटिंग। तो हमें तो हमें बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ और हेल्थ है उसको हेल्दी रखना है। तो रिसर्च ने ये प्रूव किया कि अनट्रीटेड बेड वेटिंग गिव्स राइज टू साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो नहीं होने चाहिए, इसीलिए इलाज की जरूरत। सर इज इट पॉसिबल कि अगर बचपन में ट्रीट नहीं किया तो वो एडल्ट में भी कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हो जाता है ये। एंड आई हैव हैड चिल्ड्रन हमारी ओपीडी में जिनमें बच्चों के इलाज के लिए आए, और जब हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, माँ बाप में किसी को है, तब धीरे से सहमी हुई आवाज में मदर्स या फादर्स में से कभी कभार आवाज आती है कि सर कभी कभी एडल्टहुड में मेरी भी निकल जाती थी ससुराल में। तो बहुत दुखदाई होता है। आई हैड वन फैमिली, वन ओनली, जहाँ पर यंग मैन गॉट मैरिड एंड बिकॉज ऑफ बेड वेटिंग he had to undergo divorce at the age of 25-26 years. His wife could not accept it. So, because I cannot sleep with a man जिसका बेड गीला हो जाएगा। She's valid. I mean, she has her own points to argue. But वो केस अभी का नहीं है, 2 या 3 साल पहले की बात है। Okay. So like as a normal person, what are the daily habits that we should consider and not consider so that किडनी की प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसी बेड वेटिंग हो या किडनी की प्रॉब्लम्स ना हो? नहीं, देखिए, बेड वेटिंग एडल्टहुड की तो है ही नहीं प्रॉब्लम। मतलब जैसे कम ही केसेस में आपने अभी बात किया, तो
लेकिन बाकी जो जनरल किडनी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जनरल वेलबींग रखनी है, राइट? जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे से हाइड्रेट करिए, नॉर्मल सॉल्ट डाइट लीजिए, ज्यादा सॉल्टी चीजें ना खाइए, और यूरिन को ज्यादा देर तक ब्लैडर में कलेक्ट मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए देयर इज अ किड एंड उसको बेड वेटिंग नहीं हो रही है, बट डीप स्लीप उसकी ब्रेक हो जाती है बिकॉज ही हैज टू गो एंड पी, ही और शी हैज टू गो एंड पी, तो क्या उस बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, क्योंकि बेड वेटिंग नहीं कर रहा है वो, बट उसकी डीप स्लीप ब्रेक हो रही है बहुत बार, 2 या 3 बिल्कुल, टाइम्स इन अ नाइट। बिल्कुल, 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 बहुत बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए, ये भी चाहिए इलाज के लिए, क्योंकि इसमें रीजन क्या है? पहली बात तो उस बच्चे की उम्र नहीं बताई आपने। मान लीजिए 15-14 साल का, 14-15 साल का बच्चा है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो तो टीनेजर है, राइट? तो खैर, आई विल कम टू द एज। आपका बच्चा जो है, जो आपने हाइपोथेटिकल बच्चा बोला 15-16 साल का, हम उसको, कोई भी बच्चा जो 4 या 5 साल की उम्र का हो गया, राइट, जैसे 5 के बाद, तो उसको लंबी रात सोना ही है, पूरी रात सोना, उतना नहीं है। तो अगर 15 साल तो बहुत हाई एज हो गई, तो अगर वो रात को उठ के सो जा रहे हैं, डेफिनेटली उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका मतलब उनके ब्लैडर में डिफेक्ट है, या उनकी किडनी में भी डिफेक्ट हो सकता है, और उनको इग्नोर नहीं करना है इसको, राइट? मिलना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि किडनी में कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फूड हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स के बारे में बात की, तो फास्ट फूड किडनी को कितना अफेक्ट करता है 18 इयर्स की एज तक, उनको कितना लेना चाहिए और कितना अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, जनरल वेलबींग में फास्ट फूड डेफिनेटली आपको अफेक्ट तो करेगा, राइट? अगर आप ज्यादा चीजी चीज ले रहे हैं, और जंक फूड हम ज्यादा ले रहे होते हैं, जब या बच्चे बिलो 18 ईयर्स, आजकल एक अर्बन एपिडेमिक आ गया है ओबेसिटी का, जहां पर जंक फूड खा खा के, रिफाइंड शुगर्स और ये सब ले लेके, बेवरेजेस, कुछ एकदम ओबीस हो रहे हैं। तो जब आप ओबीस होते हैं, तो क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? आपके ज्यादा अब वॉल्यूम, और आपका बॉडी बड़ी हो गई, ओबीस हो गई, राइट? तो उस टाइम पे किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेट करना, ब्लड को फिल्ट्रेशन। उस टाइम पर आपकी किडनी को ज्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है ब्लड, उसको हम हाइपर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जब हम जंक फूड, बच्चे, हम एडल्ट या बच्चे जो भी जंक फूड ज्यादा खाएं, और खा खा के हम अपने आप को ओबीस बना लें अगर, तो ओबिसिटी के कारण हाइपर फिल्ट्रेशन होगा। उस हाइपर फिल्ट्रेशन के कारण किडनी पे दबाव बनेगा, प्रेशर। तो जो किडनी की जो लॉन्जेविटी है, जो उसकी हेल्थ हमें 100 साल तक रखनी है, उसमें वो कट डाउन। ओके। और इस पे कोल्ड ड्रिंक्स स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। कोल्ड ड्रिंक्स कितना अफेक्ट करता है और अल्कोहल कितना अफेक्ट करता है अगर कोई ले रहा है तो, दो 18 अल्कोहल ईयर से बच्चों पहले को तो अलाउड नहीं ही नहीं है अलाउड ही है। नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मैं 18 ईयर्स के प्लस की भी बात करूं तो अल्कोहल कितना अफेक्ट करता है, और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि बच्चे कोल्ड ड्रिंक तो ले ही सकते हैं, एंड किड्स ड्रिंक लाइक एनीथिंग। हाँ, तो वो ठीक, क्योंकि देखिए कोल्ड ड्रिंक का जो कंपोनेंट्स है, कोला है उसके अंदर, मेटाबोलाइट्स है। अगर किसी बच्चे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसको कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं है, क्योंकि जो कोला या कोका प्रोडक्ट्स होते हैं, या जंक में जैसे चॉकलेट्स भी आ जाती हैं आपकी, तो ये ऑक्सीडेंट बहुत बनाते हैं यूरिन में, तो स्टोन बन जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे होते हैं, तो वो रिफाइंड शुगर जा रही है, मतलब कार्ब्स जा रहे हैं आपके शरीर में, तो वो ओबीस बनाएंगे आपको, उससे हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहां नुकसान है आपको। तीसरा, अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो हम H2O कम पी रहे होते हैं,
H2O मतलब प्लेन वाटर, करेक्ट? क्योंकि आपको वो रिप्लेस कर देगा, राइट? तो वहां पर थोड़ा सा हमारा हाइड्रेशन भी गड़बड़ हो जाता है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ज्यादा है कोल्ड ड्रिंक पीने से। रही बात अल्कोहल की, अल्कोहल एडल्टहुड में किडनी पे डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा पीने से आपका पहले लिवर खराब होगा, और लिवर के जैसे ही खराब होना शुरू हुआ, उसका इनडायरेक्ट असर आपकी किडनी पे आ जाएगा। तो इट्स अ चेन रिएक्शन आफ्टर अल्कोहल। अल्कोहल का डायरेक्ट हिट जो है वो लिवर पे है, फिर लिवर को खराब करके किडनी पे असर है। Right, makes sense. Acha, okay. If I talk about like so many allopathic medicines, like almost every allopathic medicine has some or the other side effect. तो इसका अफेक्ट किडनी पे किस तरीके से होता है, अगर कोई है तो? हाँ, सारी दुनिया में एलोपैथी मेडिसिन ही तो वो है, क्या कहते हैं, दुश्मन। Famous for side effects. मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, मनुष्य और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन हम एलोपैथिक मेडिसिन और मेडिसिन वाले ही हैं, करेक्ट? नरसंहार कर दिया हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने मैन स्लॉटर कर रखा है सारी दुनिया में, हाँ? ठीक है। Okay, but ये तो जनरल कंसेप्शन है I'm जो कि पब्लिक में है. I'm I'm possessive about my science, and which is allopathic science, हाँ? हम Yeah. सब साइंस का सम्मान करते हैं, किसी साइंस का नाम नहीं लेंगे, राइट? जो दूसरी साइंस है, सारे विज्ञानों का सम्मान है, लेकिन हम साइंस से बड़ा प्रेम करते हैं, विच इज एलोपैथिक साइंस। अच्छी, सिंपल, सरल साइंस है, प्रोवन साइंस है, बदनाम है। और जैसा आपने बोला, सब लोग कहते हैं समाज में साइड इफेक्ट्स कि किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, एंड ऑल दैट स्टफ। तो कहाँ तक अब सफाइयां दें इसके बारे में, लेकिन ये है कि बस इतना जानते हैं कि हमारी जो साइंस है, एलोपैथिक साइंस है, वो इस बात का ख्याल रखती है, जब हम कोई दवाइयां बनाते हैं तो हम पूरी रिसर्च करते हैं कि वो लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, यहाँ तक कि छोटे से छोटे अंग, मेजर ऑर्गन्स के अलावा माइनर ऑर्गन्स के ऊपर भी, आईज, ईयर, सबके, किसी भी बॉडी की पूरी पे साइड इफेक्ट्स ना हो, इसकी पूरी रिसर्च की जाती है, और बहुत इंटेंस रिसर्च की जाती है, और स्क्रूटनी और रिसर्च के बाद वो अप्रूव होती है टू बी यूज्ड इन ह्यूमंस, जैसे एनिमल्स पे, चिंपैंजीज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होते हुए। कोरोना वैक्सीन आई तो भी उसकी रिसर्च हुई, जब वो सेफ पाई गई तभी वो इम्प्लीमेंट हुई। हालांकि वो अलग बात है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो आज भी कोरोना वैक्सीन को के साइड इफेक्ट्स पे के बारे में बात होती है और ये उठाई जाती है, तो वो बात ठीक है, वो अपनी जगह है। आई मीन, आई ऑलवेज से, आई बिलीव कि लाइफ में कोई भी चीज आपको बिना साइड इफेक्ट के नहीं मिलेगी। आप कार में ट्रैवल करते हैं, बाइक में ट्रैवल करते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, राइट? डस्ट है, पॉल्यूशन है, फ्रैक्चर्स है, एक्सीडेंट है, झगड़ा हो जाए, मार्केट पे लोग आ जाते हैं, जेल हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप कार में वो साइड इफेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, राइट? बाइक पे हम जा रहे हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो बल्कि कार और बाइक के एक्सीडेंट्स के साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा हैं। लास्ट ईयर आई थिंक नितिन गडकरी जी ने बताया कि 1.5 लाख इंडियंस मर जाते हैं हर साल ऑन द रोड्स बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो वो भी तो साइड इफेक्ट है ना व्हीकल्स का, लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं उनको, और तब जाके कोई होंडा, सुजुकी, फोर्ड या किसी भी कार की कंपनी, किया या किसी मारुति से तो नहीं पूछते कि आपके क्या साइड इफेक्ट्स है, चला रहे हैं सब, राइट? No, actually, the thing is, people need to understand this particular thing that even allopathic medicines have side effects. They should not avoid that treatment because that is the fear that people have in their brains that, okay, these medicines have side effects, so I won't go with this treatment. I'll go choose something else instead of this so that at least my other organs will remain secure. That is the thought process that बिल्कुल, people are having. बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल जो आपने बोला है भवेश, ये हमारे घर की बात,
पिछले महीने हमारे एक डिस्टेंट कजन है, उनकी दोनों किडनियां लीक हो चुकी थी, खराब हो रही थी, करेक्ट। 2 साल पहले उनको एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हमने भी बता दिया कि आपको ये करना है, नहीं कर रहे थे। अपने घर में, हम कहीं और नहीं जा रहे, राइट। फाइनली 1 महीने पहले सांस फूल गई, शरीर में पानी भर गया, यूरिन पूरा हो गया बंद। वो दूसरे कुछ कुछ कर रहे थे, आई डोंट वांट टू टेल वो क्या कर रहे थे, कौन से सिस्टम की दवाइयां ले रहे थे, बट वो नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, राइट। अब कुछ भी नहीं हुआ, अब वो डायलिसिस पे आ गए हैं, अब रियलिटी उनको समझ में आई। लेकिन जब सांस फूली, प्राण पे आ गई, तब वो आंखें खुली। ये अपने घर की बात है, आई एम नॉट गोइंग वेरी फार अवे। तो ये ये बिल्कुल सही बात है, लोग बहुत डरते हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे इसमें। अ, लेकिन आई ऑलवेज से इट्स अ प्रूवन साइंस। आज एलोपैथिक जब जब 1970 एंड ऑफ 70s एंड अर्ली 80s में पोलियो वैक्सीन आए थे, तो लोग पोलियो वैक्सीन नहीं लगवाते थे डर के मारे, राइट। लेकिन आज उसी पोलियो वैक्सीन के कारण पोलियो खत्म हो गया, Exactly. खत्म हो गया ना। Now kids don't देश में need नहीं है that. कहीं Yeah. पोलियो, कोई Yeah. केस नहीं है पिछले 15 साल से इंडिया में, एक भी बच्चा आपको लकवे के साथ नहीं मिला, राइट। स्मॉल पॉक्स होता था, शरीर के चेचक के दाग हो जाते थे, पूरे फेस खराब हो जाते थे, राइट। 8 मई 1980 को पूरे वर्ल्ड को WHO ने स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, 8 मई 1980, ठीक है। आई एम बॉर्न इन May 1980, उसी साल, एंड आई हैव गॉट दैट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। आप लोगों को नहीं मिली होगी, राइट। वो एक सर्कुलर वैक्सीन हो जाती है यहाँ पर। सर्कुलर मार्क वाला, आपके पेरेंट्स को होंगे, राइट। जी जी जी। हमारे है बड़ा सा मार्क है यहाँ पे, क्योंकि 8 मई 1980 को वर्ल्ड डिक्लेयर हुआ, 5 मई 1980 यानी को हमारा जन्म हुआ, तो हमारे जन्म से 3 दिन बाद वर्ल्ड डिक्लेयर हो गया था फ्री, करेक्ट। So the point is not my birthday or anything. Point is the world was victorious because of the vaccine of smallpox. फिर वो कहाँ से आई? एलोपैथी ने बनाई। साइड इफेक्ट्स थे भाई, उसके भी थे, उस वैक्सीन से निशान पड़ जाते थे हमारे यहाँ, लेकिन फेस तो और बाकी तो खराब नहीं हुआ ना, राइट। So there will always be some trade-off in our life, right? आपको कुछ देके कुछ पाना है, but then there is something we call it as risk to the benefit ratio, है ना। तो आपकी जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, हम चाहते हैं, हम रिसर्च में भी प्रूव करते हैं कि उसका रिस्क मिनिमम है और उसका बेनिफिट मैक्सिमम, करेक्ट है, ठीक है। तो उस बेस पे ये साइंस बनी, बट everybody will have its own views and they will live with that. So I'm not there to change anybody's views. I'm there to keep my views जो आपने पूछे। So हर आदमी आजकल ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, इस भारतवर्ष में परम ज्ञानी से भरे हैं, तो सब अपना भला बुरा अच्छा समझते हैं। So I leave it to them. तो सर अंडरस्टूड, एंड एक्चुअली एलोपैथी ने काफ़ी हेल्प भी की है, और वो मतलब उसी के सहारे भी हैं हम सब। बट जैसे आपने बोला, और भी कई सारे विज्ञान हैं, और उन और विज्ञानों में आयुर्वेद आता है, होम्योपैथ आता है, जिसकी एटलीस्ट मान्यता यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है उसके लिए? कंट्रोवर्सी में ले जा रहे हो आप मेरे को, हाँ? हाँ? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आयुर्वेद के अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो वो क्यों फेमस है? आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, ये मान्यता है। ये मान्यता है। So how do I put it? मान्यता, I need to be diplomatically correct. I'll give an honest confession, हाँ? because हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तो पॉइंट ये है कि देखिए, आयुर्वेद जो है
पुरातन काल से है, चिरकाल से है, बहुत पहले शुरू हुआ, एक अच्छा बेस बनाया, मानवता की काफी रक्षा करी, और जितना हो बन पाया उन्होंने अच्छा किया। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो डिजीज प्रोसेसेस हैं, जो आज जब हम मनुष्य की बॉडी को सेलुलर लेवल पे देखते हैं, यानी सेल पे, एटॉमिक लेवल पे अब हम देखने लगे हैं, राइट, डीएनए के लेवल पे देखते हैं, तो वहां पे जो उस लेवल पे जो इलाज है, उस इलाज में अभी आयुर्वेदा की रिसर्च सामने नहीं आती। करेक्ट, करेक्ट। जैसे डीएनए के बारे में आयुर्वेद में कहीं पर कोई जिक्र नहीं। एंटीबॉडी, एंटीजेंस जिसपे हमारा वैक्सीन बनता है, एंटीबायोटिक्स जो है उनका भी जिक्र नहीं है। तो सेल, जैसे एंटीबायोटिक क्या है, वो बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए मॉलिक्यूल है जो जाता है। तो हमारी जो साइंस है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करती है, सेलुलर लेवल पर काम करती है, सेल के लेवल, डीएनए के लेवल। तो आयुर्वेद की जो रिसर्च है, बेस है, वो मोर ऑन द ग्रॉस लेवल है, नॉट एट द माइक्रोस्कोपिक एंड एन एटॉमिक और अ सेलुलर लेवल। तो इस हिसाब से थोड़ी सी आयुर्वेद भी, आई वुड से, आई विल नॉट से एनी अदर वर्ड, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब कुछ नहीं, कंटेम्पररी उतनी नहीं है ना। कंटेम्पररी मतलब जो बिल्कुल अभी है। अब जैसे हमारे टेक्नोलॉजी है, वो कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी, 5G आ गई, कुछ दिनों में 6G आ जाएगा, राइट। हमारी फिजिक्स थी, आइंस्टाइन ने न्यूटोनियन फिजिक्स दी, फिर सॉरी न्यूटन ने न्यूटोनियन फिजिक्स दी, फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने आइंस्टाइनियन फिजिक्स दी, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे बात करते हैं। सो वी हैव रिफाइंड आवरसेल्व्स। ऐसे ही थोड़ा सा आयुर्वेद को भी रिफाइन करना चाहिए, और रिफाइनमेंट तब होगा जब वो भी उस लेवल पे अपनी मेडिसिन को लेके रिसर्च करें और डिजीज प्रोसेसेस का पता लगाएं। अभी वो क्या कर रहे हैं, जो डिजीज प्रोसेसेस हम पता लगा लेते हैं, उन प्रोसेसेस के ऊपर अपना बेस बना रहे हैं। लेकिन डिजीज प्रोसेसेस जो हो रहे हैं सेलुलर लेवल पे, वो एलोपैथी पता लगाती है। प्लस उनकी जो दवाइयां हैं, उनका जो भी है, उसका जो रिसर्च बेस को और थोड़ा सा मजबूत करना है। इसीलिए देखिए वैक्सीन की साइंस जो है वो एलोपैथी निकालती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है। सर्जिकल टेक्निक्स हैं। अब सर्जिकल टेक्निक्स अगर बोले आप, तो आयुर्वेद में ना के बराबर है। कुछ अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स है, जैसे शार सूत्र है, एनल फिस्टुला जो हो जाता है, उसका बहुत अच्छा इलाज आ- आयुर्वेद में है कंपेयर टू एलोपैथी। उसको क्षार सूत्र कहते हैं, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाए तो कैसे होगा, राइट। तो ये हिसाब है। सो आई एम नॉट देयर टू डिबेट हु इज गुड, हु इज बैड। आई एम नॉट देयर टू डिबेट कि हु इज सुपीरियर, हु इज नॉट। बट आई एम जस्ट, आपने ये सवाल पूछा तो दैट्स माय वे ऑफ आंसरिंग, कि थोड़ा सा होम्योपैथी और आयुर्वेद को कंटेम्पररी होना। Exactly, and that goes with every other type of medicine treatment. You can say Unani, homeopathy, Ayurvedic, and anything, I guess, right? कई सारी ऐसी जगह है जहां पर कई लोगों ने ट्राई किया है आयुर्वेद को इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल, लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एलोपैथी। रिसेंटली एक स्टोरी आई थी नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने बोला कि उनकी वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो गया बाय यूजिंग सम हल्दी एज अ मेडिसिन, एंड फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्विंग कैंसर टू डेथ बाय कटिंग डाउन सम डाइटरी चेंजेस, जिसमें कई सारा विवाद भी उठा कि ऐसा कोई कन्वेंशनल प्रूफ नहीं है, राइट। एंड क्या आपको ऐसी कोई और स्टोरी पता है जिसमें ऐसा भी हुआ है? बहुत सालों पहले जब दुनिया के बहुत ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर थे, शायद आप हैरान होंगे उनका नाम सुन के जब हम बताएंगे, जिनको कैंसर हो गया था पैंक्रियाज में, वी कॉल दिस पैंक्रियाटिक कैंसर, और उनको वो ही इज लाइक ही इज अ बिलियनर, ही वाज अ बिलियनर,
और वो अमेरिका में थे, इवन अमेरिकन, और वहाँ पर वो वहाँ के जॉन हॉपकिंस, मेयो वगैरह में सब में दिखाया जाके हॉस्पिटल्स में। और फिर अल्टीमेटली ही टुक अ डिसीजन ऑफ नॉट गोइंग एट विद द ट्रीटमेंट, एंड उन्होंने एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसके बाद उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आए, एंड ही लॉस्ट द बैटल। एंड इतने ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो क्या आप सोच सकते हैं उनका नाम? एनी गेसेस? नो आइडिया कौन स्टीव जॉब्स। रियली? तो स्टीव जॉब्स, हाँ, एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे, तो उनके साथ ये हुआ था। और he is a brilliant man. He is an amazing entrepreneur and engineer and everything. Visionary. और उनके ही हम गैजेट्स यूज भी कर रहे हैं शायद इस पॉडकास्ट में। लेकिन he did not take the, I feel he did not take the right decision when it came to his own health, and ultimately lost his battle. So, so yeah, humans can have different thoughts and different opinions, even though you may be brilliant in particular science or thought processes. But when it comes to आपकी अपनी health, तब आप शायद you can have a different way of looking at things, और वो कितना फायदा दे या नुकसान दे ये तो फिर बाद में पता चलता है। तो स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ। Okay, how do you take this Sidhu story? सिद्धू जी की स्टोरी सिद्धू जी ही बताएं, वही जाने। देखिए, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनके कोई साइड में कीमोथेरेपी हुई या कोई रेडियोथेरेपी हुई या क्या हुआ, राइट। और शायद हमें किसी भी अलाइव इंडिविजुअल को के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड डिस्कशंस है। और वी ऑल आर इन टू प्रोफेशनल सीक्रेसी। तो उनके जो भी डॉक्टर साहब रहे होंगे वो जानते हैं उनका इलाज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेट इट बी देयर। अब सिद्धू जी ने जो बोला वो सिद्धू जी ने अपनी वाइफ के लिए बोला, बट असली चीज डिपेंड्स ऑन द रियल थिंग इज विद द वाइफ, क्योंकि ट्रीटमेंट उनका हुआ, राइट। तो वो परम सत्य वही जानती है, और वो अगर आके खुल के बताएं तो वो उनकी चॉइस है, हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, आई फील। Makes sense, yeah. So, sir, since we are at the closing of this today's podcast, do you have any final thought as a doctor to, since you are a pediatrician, any message to parents? When it comes to kidney health, they have to be aware that there are certain kidney diseases which can be silently there in their children and which can be overlooked. एंड जैसे हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, जो सिम्टम्स हैं उसके लिए जरूर हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। नंबर 2 ये है कि we have to be we have to be reasonably receptive and accept the science with logics. जैसे रेजिस्टेंस होती है चेकअप्स करवाने की, या हम कुछ दवाइयाँ लिखें तो एंटीबायोटिक्स कभी दें या कुछ भी, जो रीजनेबली दवाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नुकसान करेगा, लेकिन हम डॉक्टर्स बहुत सोच समझ के ध्यान से कैलकुलेट करके दवाइयाँ लिखते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हमारी दवाइयों से किसी भी मनुष्य को कभी कोई हार्म ना हो, तो वो भरोसा रखना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि लॉजिक्स और रैशनैलिटी पे ही चीज़ों को आंकें। बहुत सारे सुझाव हवा में हमको सराउंडिंग से दे दिए जाते हैं, लेकिन वी हैव टू एनालाइज ऑन द मेरिट्स एंड डेटा पॉइंट्स, एंड फिर उसके बाद उसका डिसीजन लेना चाहिए। चौथा चीज़ ये है कि एज अ किडनी डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन, अगर बच्चे को किडनी प्रॉब्लम है तो उसको बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट से दिखाइए। कई बार ये डोमेन लोगों को पता नहीं होता है, और हर दिन हम ओपीडी में ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो कि डिफरेंट डोमेन्स में ट्रीटमेंट कराते हैं। समराइज बाय सेइंग कि मैथ्स को मैथ्स के टीचर्स से ही पढ़ना है, इंग्लिश को इंग्लिश के टीचर से पढ़ना है। तो अगर किसी बच्चे को गणित में प्रॉब्लम है तो गणित के टीचर से पढ़िए, उसको अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से पढ़िए, उसको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए।
ब्रेन की प्रॉब्लम है, क्लियरिंग न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डोमेन एक्सपर्ट से तो ढूंढना और उनसे मिलना। Yeah, These are the small viewpoints. that is necessary. And any of the myths that you hear in your day-to-day life from your patients that you want people should stop believing right away. So myth, any वाली myth या kidney related myth? Kidney related, like myth का तो भंडार है हमारे देश में। आप मिथों की लाइन लगी पड़ी हुई है। और I call myths as मिथ्या हिंदी में, ठीक है। I feel logically ये जो वर्ड मिथ है ये मिथ्या से आया है। मिथ्या मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट। तो इस तरह की मिथ्यापूर्ण बातें जो मिथ की तरह फैल जाती हैं वो किडनी रिलेटेड है। जैसे बच्चों को किडनी डिजीज नहीं होती, वो एक मिथ है, होती नहीं। दूसरा ये होता है कि बच्चों को ये माना जाता है कि क्या उनकी जो किडनी डिजीजेज हैं वो पब्लिक बाथरूम यूज करने से हो गई, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो पब्लिक बाथरूम यूज करने से हो गया, डायपर बनाने से हो गया। ये भी मिथ है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक बाथरूम यूज करने से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं, राइट। और एक कॉमन मिथ ये है कि किडनी स्टोन्स के रिलेटेड है कि ज्यादा टमाटर खा लिया तो किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। तो ये भी एक मिथ है कि टमाटर से स्टोन होता है। ये तो हर दिन हम सोचते हैं, सुनते हैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फूड एंड फ्रूट्स है जिनके कारण स्टोन्स हो सकते हैं, जिसका भी एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस के बाद ही बोला जाता है। नट्स को तो क्लीन चिट दी हुई है हमारी सोसाइटी में, उनको तो कोई बोलता ही नहीं है कि नट्स से कभी स्टोन्स हो सकते हैं, राइट। और टमाटर बदनाम है, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत मिथ्स है, कहाँ तक आपको बताया। Okay. So with those statements, we would like to thank you. Thank you so much for your time. We got to learn a lot of things about kidney diseases, about how we can prevent them, how we can proactively approach those diseases, and we should not fear doctors and those medicines that they prescribe us. So it was a really good discussion. Thank you so much for your time. But we have a lot of more questions regarding this topic. So we hope you would be ready to do part 2 with us. That is what we have in our mind. So yeah. I will be happy. I'll be happy, and I hope my words would have made some sense. And कुछ आपसे बातें करी, कुछ शेयर किया, कुछ मस्ती करी। बट डिस्क्लेमर इज दैट किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हर्ट करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं था। जी। इट्स जस्ट अ कैंडिड टॉक। यस, एग्जैक्टली। हमें उम्मीद है कि आपको किडनी हेल्थ के बारे में नई पर्सपेक्टिव मिले होंगे। और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।